जय हिंद दोस्तों। चलिए फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं, धमाकेदार शानदार क्लास जिसमें आपके लिए न्यूमेरिकल विद यानी कि जो भी थ्योरी होती है विद थ्योरी के साथ करवाए जाएंगे, जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा है वो उसके लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये आपकी यूथ पब्लिकेशन से जितने भी 5 साल के पुराने क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ कंटिन्यू करवा रहे हैं, यानी कि जितने भी 5 साल से पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के वो सारे के सारे क्वेश्चन विद विश्लेषण के विद न्यूमेरिकल के यहाँ करवाए जाते हैं। वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, और फिर थ्योरी के क्वेश्चन जितने भी बायो के हों, कैसे भी क्वेश्चन हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास अपनी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लगाइए। इसमें आज आपका जो है ध्वनि यानी कि साउंड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, साउंड से। ठीक है, अब इसके बारे में हमें समझना क्या है, समझना है 2-4 चीज़ें। साउंड किस में नापते हैं, ठीक है, साउंड पर किस किस चीज़ों का दबाव पड़ता है, साउंड किस में ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, किस चीज़ों में ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, किस में कम हो सकता है, साउंड कैसी प्रक्रिया है, साउंड की स्पीड क्या होती है, इस चीज़ों का हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, क्यों क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में टच करनी है आपके, इसलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ बताते हैं। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए पहले, फिर हम आपको चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगों यानी कि ध्वनि तरंग में यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि तरंगें में यात्रा नहीं कर सकती तो किन में, वायु में, पानी में, या खाली स्थान पर, या स्टील में। तो खाली स्थान पर ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। खाली स्थान पर ध्वनि तरंगें यानी कि खाली स्थान पर ये यात्रा नहीं कर सकती हैं, यानी कि ऐसे मान लीजिए खाली स्थान यानी निर्वात में भी यात्रा नहीं कर सकती। जहाँ खाली होगा वहाँ कैसा होगा, निर्वात, ना वायु होगी, ना जल होगा, ना कोई और किसी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि खाली, बिल्कुल खाली, वहाँ पर ध्वनि यात्रा नहीं, यानी ध्वनि एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आपको ऑप्शन सी होगा, 939 का होगा ऑप्शन सी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं फटाफट, अन्यथा हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। 940 क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ध्वनि तरंगे के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी कह रहा है दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय या यांत्रिकी। तो ये कह रहा है कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए दाब, अनुदैर्ध्य, यांत्रिकी, ये तीनों चुंबकीय के लिए सत्य है, ध्वनि के लिए सत्य होते हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय असत्य है। ऑप्शन सी होगा, कैसा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए कौन सा है, 940 का आपका होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और अच्छे से समझ के चलते हैं, क्वेश्चन को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम नहीं है, समय अधिक और आवृत्ति, गति या घनत्व। तो ऑप्शन डी होगा, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए ऑप्शन है जो आपका है डी होगा। ठीक है, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 942 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगें, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ध्वनि तरंगें होती हैं विद्युत चुम्बकीय या अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स या सुपर या यांत्रिक। तो यानी ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, ये होती हैं यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक, ये ऐसे ऐसे क्या करती हैं, देखो ऐसे ऐसे चलती हैं। तो कैसी होती हैं, ये यांत्रिक होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, यांत्रिक होती हैं। ठीक है, कभी वो क्वेश्चन आए तो ये कैसी होती हैं, यांत्रिक होती हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलें आगे। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 943 की तरफ चलते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहें। ध्वनि तरंग का आयाम किस किस पर निर्भर करता है। वस्तु के ताप पर, वस्तु की सामग्री पर, वस्तु की गुणवत्ता पर, या वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। तो ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर
करता है, तो यानी वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, ठीक है, निर्भर करता है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ये भी ऑप्शन 943 का डी और 942 मैंने पहले करा रखा है, ऑप्शन बी। जब कैमरा लगा दी चार्ज पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन लगा है, आंसर दीजिए बड़े शिद्दत के साथ। जाला लगाओ, उठा के जाला लगाओ, उठा के जाला, ठीक है। लगा नहीं, ये आप तब तक आंसर करिए, आंसर कंटिन्यू रखें। अभी नहीं लगा भाई, ना लगा। तुम जाओ कर दे, जाओ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर था 944, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। आंसर देते चलें और मज़े से क्लास करते चलें, क्लास को बोरिंग ना करें, क्लास को हंसते और हंसाते क्लास लिया करेंगे आज से, मस्त एकदम बिंदास, शानदार और ज़बरदस्त। कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स का मुझसे बच नहीं सकता जो कि आपको मैं ना समझा दूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से और बहुत डीप्थ के साथ मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। बस शर्त यही होगी, कोई कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, अभी जो क्लास है कंटिन्यू क्लास, अब इसमें 8 से 10,000 क्वेश्चन हमने लिए, ये क्वेश्चन पूरे करें, उसके बाद पर डे सब्जेक्ट वाइज हम क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 944 क्या कहता है, पहले इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि की तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है, यानी कि संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है। 944 क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझेंगे तो आंसर आराम से दे सकते हैं। ये कह रहा है माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है, आवर्तकाल होता है या फिर आवृत्ति होता है या तरंगदैर्घ्य होता है, आयाम होता है। तो जो माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय जो होता है वो हमारा क्या होता है, आवर्तकाल कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, टोटल जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ऑप्शन ए होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मजे से समझते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 945 945। देखिए ध्वनि, अरे हाँ, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ये पॉइंट समझिए, इसने क्या कह रखा है, प्रति सेकंड यानी कि जो प्रति यानी एक सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, ठीक है, क्या कह रखा है इसने, एक सेकंड में। अब आगे देखिए, एक सेकंड इकाई के क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं या नोट कहते हैं या संगीत या पिच कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को हम तीव्रता कहते हैं। 945 का आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की क्या कहते हैं, इसे तीव्रता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 946 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि में से संरक्षण कर सकती है सभी विकल्प, केवल गैस, केवल द्रव्य पदार्थ या केवल ठोस पदार्थ। तो सभी विकल्प यानी कि कहने का ये कह रखा है, जो इसमें 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखे हैं इनके बारे में कह रहा है, ठीक है। ध्वनि में संचरण कर सकती हैं, यानी कि केवल गैस भी कर सकती हैं, केवल द्रव्य पदार्थ भी, केवल ठोस पदार्थ भी। तो ये तीनों के तीनों कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए ऑप्शन ये कह रहा है सभी, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस तीनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 947 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, देख लेना यहाँ से परीक्षा में
जो साउंड के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको इसी चैप्टर से, इसी ग्रुप डी के हर सेशन में आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। 947 ध्वनि के संरक्षण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए। तो ध्वनि के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखो, ध्वनि के लिए हमें ठोस भी होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए और द्रव्य भी होना चाहिए। तो इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ध्वनि को ट्रांसफर करने के लिए क्या होना चाहिए? ठोस भी होना चाहिए, द्रव्य भी होना चाहिए और गैस भी होना चाहिए। संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यकता इनमें होती है। ऑप्शन डी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताइए, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ेदार क्लास लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आप बताइए फटाफट, आंसर दीजिए। आयाम नहीं है या वेग नहीं है, आवृत्ति नहीं है, हठर्ज नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, हठर्ज नहीं है। क्या नहीं है? हठर्ज नहीं है, ठीक है। आयाम है, वेग है, आवृत्ति है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, हठर्ज नहीं है। चलिए, कौन सा है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 949, 949 की तरफ चलते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती द्रव्य में, ठोस में, हवा में या निर्वात में। निर्वात क्या होता है? निर्वात समझ लेते हैं। जो चीज़ें समझाने लायक होंगी हम उन्हें आपको समझाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निर्वात वह अवस्था होती है जहाँ न ठोस हो, ना द्रव्य हो, ना गैस हो, वहाँ पर आपका निर्वात कहलाया जाएगा। यानी कि खाली स्थान, कुछ न हो, वहाँ क्या होगा? निर्वात होगा। ये कमरा या रूम है, ये कमरा है, इसमें देखो ठोस दीवारें हैं, यानी कि गैस भी है, द्रव्य भी होता है, यानी कि जो पानी वगैरह। तो कहने का मतलब ये होता है, द्रव्य में आप देखेंगे कि द्रव्य में नहीं, द्रव्य में ध्वनि नहीं होती। होती है जब आपको जल को किसी ऊंचाई से हम डालेंगे तब ध्वनि नहीं होगी, बहुत आवाज़ होती है। जब बांध वगैरह बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पानी की आवाज़ आप द्रव्य में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालें तो तेज़ी से डालें ना, तो धार, यानी कि जो धार होती है उसे पतली धार को ऊंचाई से डालें तो वही धार आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो द्रव्य में भी होती है लेकिन निर्वात में नहीं होती। निर्वात क्या होता है मैंने बता दिया, जहाँ खाली स्थान हो वहाँ निर्वात कहलाया जाता है। यानी कि ऐसे एक सिस्टम बनाया जा रहा है इंडिया में, वहाँ निर्वात वैक्यूम मतलब निर्वात नहीं है। वहाँ पर क्या चलाई जा रही है? ट्रेन चलाने की योजना हो रही है कि वहाँ पर गैस को पैप द्वारा लगा के खींच लिया जाएगा। यानी कि वहाँ निर्वात बिल्कुल नहीं होगा, यानी खाली। इसमें क्या छोड़ा जाएगा? गाड़ी। अब देखिए, अगर गाड़ी छोड़ी जाएगी तो रुकने की व्यवस्था भी होगी। बहुत सारी चीज़ें सेट की जा रही हैं। यानी कि जो इसकी स्पीड होगी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ मिनटों में सफ़र होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 949 कि निर्वात क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया। 949 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 950 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके। देखिए, क्वेश्चन आपके यहाँ लग रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चनों पर भी ध्यान दें और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस पर भी विशेष ध्यान दें। क्वेश्चनों का अगर हो सके तो पॉसिबल आंसर दें आप, अगर ना आंसर हो सके तो आप चीज़ें ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके यानी कि शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि ध्वनिक सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन या अवशोषण। यानी नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए होगा आपका। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 951 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती हैं, यानी कि ध्वनि के कारण क्या क्या उत्पन्न होती हैं वो चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अपवर्तन या कंपन या प्रतिबिंब या गुणन। तो ध्वनि के कारण कंपन
यानी कि ध्वनि के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण होती हैं? कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हमेशा इस डायरेक्शन में ध्वनि रहती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? कंपन होता है। तो कभी देखा होगा आपने साउंड वगैरह में ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो क्या होता है? वो कंपन दर्शाता है। कभी एक डायरेक्शन में ध्वनि नहीं जाती है। अगर एक डायरेक्शन में ध्वनि जाए तो बहुत तीव्र लगेगी, यानी कि बहुत तीव्र। ऐसे आप मान के चलिए जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वह भी ऐसे ही जाती है। अगर लाइट सीधी सीधी जाने लगे, कभी इंसान को एक बार पकड़ ले तो लाइट छोड़ेगी नहीं, अगर सीधी सीधी जाती है। लाइट ऐसे जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट यहाँ गई, फिर यहाँ से थोड़ी कुछ पल के लिए कट होगी, फिर लाइट जाएगी, फिर कट होती, फिर लाइट जाएगी, यानी कि उसका भी ऐसा ही सिस्टम रहता है। ऐसा ही ध्वनि का सिस्टम रहता है। अगर सीधी सीधी ध्वनि जाने लगे तो हमारे कानों में चुभन होगी, यानी सुन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चुभन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 951 को क्लियर किया आपने। क्या होगा? कंपन, ऑप्शन बी, ठीक है। कंपन द्वारा ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? 4 ऑप्शन दे रखे इसमें। तो ये कह रहा है जो 4 ऑप्शन है तो ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, यानी कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं और ध्वनि तरंगें होती हैं उनके बारे में सटीक कौन कह रहा है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, दोनों अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, यानी कि ध्वनि, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं लेकिन प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो देखिए, जब तरंग गति की दिशा में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में अनुदित या समांतर होती हैं तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा, वो नहीं, ऑप्शन डी होगा ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं लेकिन प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें होती हैं वे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं, और प्रकाश तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ। ये समझ लेना, अनुदैर्घ्य, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ, ठीक है, हाँ अनुप्रस्थ ही है ना, ठीक है। अनुप्रस्थ ये होता है अनुप्रस्थ और ये होता है अनुदैर्घ्य। ये होता है आपकी ध्वनि के लिए और ये होता है प्रकाश के लिए, ठीक है। ये चीज़ें समझ के चलें। अनुप्रस्थ और ये अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य होता है ध्वनि के लिए और प्रकाश होता है उसमें जो उत्पन्न होती है वे होती है अनुप्रस्थ, ठीक है। प्र माने प्रकाश और ध माने धैर्य, यानी कि धीरे धीरे चले ध्वनियाँ, उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। और प्र माने प्रकाश, अनुप्रस्थ प्रकाश, ठीक है, ऐसे संबंधित कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा 952 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, डी ऑप्शन है आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 953। देखिए, निम्नलिखित में से विभिन्नता के कारण स्पीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किरण का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव या चुंबकीय अंतर। तो ये होता है हवा का दबाव, ठीक है। क्या होता है? हवा का दबाव। ऑप्शन सी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 954 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता? रिएक्टर स्केल में, टेस्ला में, या डेसिबल में, या हर्ट्ज में। तो सारे के सारे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 955। देखिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की यानी मापन इकाई है, तो क्या मीटर है, हर्ट्ज है, या न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड है? तो ये होता है हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की जो तरंग मापी जाती है वो हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। और जो हमारी ध्वनि, देखो ये क्वेश्चन को समझे, ध्वनि आवृत्ति मापने की इकाई के आवृत्ति जो होती है हमारी वो हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। किस में? डेसिबल में तीव्रता। चलिए, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 956। ध्वनि निम्न में से क्या है? ज्वारीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, या सतही तरंग है? अभी मैंने बताया क्या है, यांत्रिक तरंग है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए,
956 का बी ऑप्शन होगा आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 957 क्वेश्चन, बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 957, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? जो एकल आवृत्ति आवाज़ होती है उसे नोट कहते हैं, या पिच कहते हैं, या टोन कहते हैं, या हटर्स कहते हैं। तो एकल आवृत्ति यानी कि तेज आवृत्ति यानी तीखी आवाज़ को टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ऑप्शन सी लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 958, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो एक ही है हमारा जो शेर निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। वो क्या? ध्वनि। कभी कभी पूछेगा कि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। ये ध्यान रखना, प्रकाश को कोई आवश्यकता नहीं होती निर्वात की, ध्वनि को आवश्यकता होती है निर्वात की। यानी कि हवा, द्रव्य, ठोस, इन सभी चीज़ों की ध्वनि को आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए 958 का क्लियर कर लीजिए, ऑप्शन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 959, निम्नलिखित में जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती हैं तो हवा के कण, ऑप्शन ए तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन बी कंपन नहीं करते, ऑप्शन सी कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, ऑप्शन डी तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन ए होगा तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का यानी खाली जगह दी हुई है का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। यानी कि जो ध्वनि का एक जो रूप होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि देखिए 960 क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको बताते हैं। देखो ये कह रहा ध्वनि का एक रूप है जिसे सुनने में अनुभूति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि का यांत्रिक ऊर्जा एक रूप है जो सुनने में अनुभूति पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कैसा होता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, कभी पूछ सकता है जो ये मोबाइल होता है, फोन होता है, इससे क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया 961। आंसर दीजिए फटाफट। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं तो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। सिंपल क्वेश्चन है। हवा में हो या कहीं हो, अनुदैर्घ्य होती है। मैंने अभी अभी बताया। अनुप्रस्थ माने प्रकाश, और धैर्य धैर्य धीरे धीरे चले, वो अनुदैर्घ्य होती हैं। ये हवा में अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। सावधानी से चलें, जल में चलें, कहीं भी चलें, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कभी ध्वनि की बात आ जाए तो अनुदैर्घ्य पे लगा देना, अन्यथा प्रकाश पे लगा देना, अनुप्रस्थ की बात आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 961 हुआ। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए 962 क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को आप समझ के चलें। निम्नलिखित में से पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं तो किस पर करती हैं? विभिन्न माध्यमों, विभिन्न गति। हाँ, पहला ही ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों, एक गति नहीं होती, विभिन्न गतियाँ होती, विभिन्न माध्यम होते हैं। ये ऑप्शन क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 963। ध्वनि उत्पन्न होती हैं, कहाँ होती हैं? किसी पिंड में दोलन पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तु में कंपन होने पर क्या होती हैं? वस्तु में कंपन होने पर। देखिए क्वेश्चन यहीं तक थे, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं और क्लास
लगातार देखते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रुप डी के ऑफलाइन ऑनलाइन लगाते रहें। समय कम है, तैयारी ज़्यादा अच्छी मजबूत बनाएं। तो उम्मीद है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। इसी क्लास को तब तक के लिए हम यही रखते हैं, तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।